फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग सेक्शन 32 को देखेंगे जो कि डाइन डिक्लेरेशन का प्रावधान करता है। देखिए, डाइन डिक्लेरेशन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद आप घटनाचक्र को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हमेशा देखिए नहीं पे जोर दिया कीजिए। जो ये नहीं शब्द है ये थोड़ा पता नहीं चलता लोगों को, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये जो नहीं है इस पे जोर दिया कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। तो धारा 32 में व्यक्ति का कथन सुसंगत होगा। कब सुसंगत होगा? तो मैंने आपसे कहा था जब नहीं आए तो पहले ले लीजिए क्या है, इसके बाद ही अपने आप नहीं वाला आपके सामने आ जाएगा। तो पहले देखते हैं धारा 32 में व्यक्ति का कथन कब सुसंगत होगा। यदि वो मर गया है, बिल्कुल। यदि वह मिल नहीं सकता, ठीक है, ये भी होगा। यदि वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, सही है। यह वह अपना कथन देने हेतु आना नहीं चाहता, यही नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीनों हैं वो हैं, ठीक है। सेक्शन 32 में ये सम्मिलित है, तीनों A, B, C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान एविडेंस की किस धारा में दिया गया है? तो किस में है? 32 सब क्लॉज 1 में, ऑप्शन बी। चलिए, मृत्युकालिक कथन की सुसंगतता के बारे में भारतीय न्यायालयों में आधुनिक विचारधारा यह है कि यह धारा 164 CRPC के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित की जानी चाहिए। यह धारा 162 CRPC में पुलिस के सामने अभिलिखित होनी चाहिए। यह अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट होनी चाहिए। यह धारा 164 CRPC में मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित तथा अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट की जानी चाहिए। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन सी मारा है कि यह अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस अन्य साक्ष्यों से संपुष्ट होना चाहिए, क्योंकि डाइन डिक्लेरेशन को आप उसके आधार पर भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। केसेस के माध्यम से भी बताया गया है। आप जब कौशल राव का केस पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर बिना संपुष्टि के अगर वो विश्वसनीय प्रतीत हो रहा है जो उसने स्टेटमेंट दिया है, तो उसी के आधार पर उसको व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? चलिए, कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में हो, बिल्कुल सही। समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, सही है। व्यक्ति के लापता होने का, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधान अनुसूचित साक्ष्य के नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं? कौन है? तो 32 है और 33। ये दो सेक्शन हैं जो अनुसूचित साक्ष्य के नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं, 32 और 33। चलिए, निम्नलिखित श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। ध्यान रखिए, पूछा गया है क्वेश्चन नहीं है, तो कौन नहीं है? मृत्युकालिक घोषणा, ये है, हमने बताया था। रेस जस्टे, ये भी है, ये भी हमने बताया था आपको। विशेषज्ञ की राय, ये नहीं है। संस्वीकृति, ये भी है। ये तीनों चीज़ें हैं, मृत्युकालिक घोषणा, रेस जस्टे, संस्वीकृति, ये तीनों हैं। ठीक है, देखिए विशेषज्ञों की राय में भी ये जो है विशेषज्ञों की पुस्तकों में कथन धारा 60 का प्रथम परंतु एक अपवाद माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी शामिल किया जाता है। बट और टोटल आप कह दीजिए कि विशेषज्ञों की राय श्रुति नियम का अपवाद है, तो वो नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभियुक्त के पिता ने विचारण में अभियोजन की इस बात का समर्थन नहीं किया कि उसने साक्षी से यह कहा था कि उसके पुत्र
ने हत्या की है, साक्षी के कथन का स्वभाव क्या होगा? तो यह अनुचित साक्ष्य हो गया, मतलब किसी और अन्य के माध्यम से वह पता चल रहा है। देखिए यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यह अनुचित साक्ष्य होगा, किसी अन्य के माध्यम से पता चला है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में अनुचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? पहला, संधियों में विशेषज्ञों के अव्यक्त कथन यदि लेखक मृत हो जाए या खोजा ना जा सकता हो। सही है, ग्राह्य है तब। जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को बताए हैं वहां उस व्यक्ति का कथन, सही, ये नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी क्या कर रहा है, वो तथ्य को बता रहा है, ठीक है, और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बता रहा है उस व्यक्ति का कथन जिसने वह घटना देखी हुई थी, ठीक है, तो ये ग्राह्य नहीं होगा। यदि कथन एक मृत व्यक्ति का है जब यह उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित है, ठीक है, ये भी होगा। यदि कथन विवादित संव्यवहार का एक भाग है, ठीक है, ये भी होगा। सेक्शन 632 ये सब के अंतर्गत ये माने जाएंगे, बट ऑप्शन बी ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युकालिक कथन ग्राह्य होता है कहाँ? दीवानी, दांडिक, दीवानी और दांडिक दोनों, तो दोनों में होता है। दीवानी और दांडिक दोनों ही मामलों में जो डाइन डिक्लेरेशन है ग्राह्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा उसको नहीं करना है, मृत्यु कथन और कारण है। मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है, सही है। इसकी ग्राह्यता का आधार क्या है? आवश्यकता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। तो आवश्यकता का सिद्धांत है, इसीलिए मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या है। ये देखिए यूपी एपीओ में क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। आवश्यकता का नियम साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। जब भी आपसे यह पूछा जाए कि आवश्यकता का सिद्धांत या आवश्यकता का नियम एविडेंस की किस धारा में ग्राह्य होता है, तो आप बताएंगे सेक्शन 32। हमने बताया था आपको, सेक्शन 32 में ग्राह्य होता है। चलिए, कथन कारण है। मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, सही है। मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए ना, बिल्कुल गलत है। ये जरूरी नहीं है कि मृत्युकालिक कथन प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए। प्रत्याशा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट आपकी मृत्यु हो जाए बस, और क्या। तो मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, ये सही है, सिर्फ ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ होता है मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य एक सारवांश साक्ष्य है, अतः यह दोष सिद्धि का एकल आधार हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकल आधार हो सकता है, इसी के आधार पर दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के संबंध में मृत्युकालिक कथन करने के उपरांत मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन अग्राह्य बना देंगी? कौन सी बना देंगी? चलिए देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने मृत्युकालिक कथन किया है उस समय जबकि वह कथन किया गया था इस बात को नहीं जानता था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। यह शपथ पर नहीं किया गया था, सही। वह पुलिस की इत्तला रिपोर्ट में किया गया था, सही। उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में नहीं, तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में नहीं, क्योंकि ऊपर तीनों वाले रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 के कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य है। कब ग्राह्य है? 32 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। कारोबार जब आएगा तो यहाँ 32 का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ 32 का सब क्लास 1 बता दे रहा हूँ, बट अब जो 7 पॉइंट और होते हैं, टोटल 8 हैं 32 में, और 32 का फर्स्ट हमने बताया था। 7 पॉइंट जो और बचे हैं उसको मैंने कहा था एक बार आप रीडिंग कर लेंगे, कि सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिए आप कि क्या कहा गया है, इससे क्वेश्चन आप बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 32 का सब क्लास 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी एक परिस्थिति में आपकी दृष्टि में मृत्युकालिक घोषणा साक्ष्य में अग्राह्य है? यदि वह मौखिक है,
सही है। यदि वह संकेत मात्र द्वारा बताई गई है, सही है। यदि घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रह गया है, नहीं। यदि वह संपुष्टि सहित है, सही। देखिए ए बी डी ये तो सही है, बट कौन सा ग्राह्य नहीं है कि वह जीवित रह गया है। आपको पता होना चाहिए कि डायन डिक्लेरेशन में व्यक्ति की मृत्यु होना अनिवार्य है। जीवित रह गया तब वो डायन डिक्लेरेशन नहीं होगा। चलिए, और जीवित बच जाने पर इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, तो हमने ये भी बताया था 157 और 145 के अंतर्गत। चलिए, किसी घायल व्यक्ति का कथन मृत्युपूर्व कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है, परंतु यदि वह जीवित रह जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध के अधीन उक्त कथन ग्राह्य है? किस धारा के अधीन? 157 के अधीन और 145 के अधीन। ठीक है। चलिए, मृत्युकालिक कथन बिना इसमें क्या छाड़ना? सही उत्तर आपको देखना है। मृत्युकालिक कथन बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता ना, ये गलत है। एक कमजोर साक्ष्य है, बिल्कुल गलत है। किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है, सही। की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। तो 3 और 4 आपके ये सही होंगे। सी ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्योंकि बिना संपुष्टि के दोष सिद्ध किया जा सकता है, ध्यान रहे। और यह कमजोर साक्ष्य नहीं है, एक मजबूत साक्ष्य माना जाता है डायन डिक्लेरेशन को। चलिए, उसकी हत्या के लगभग 6 माह पूर्व मृतक ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को पत्र लिखा था, जिसमें उसने संरक्षण देने के लिए यह अभिकथन करते हुए आग्रह किया था कि उसको क से क्षति की आशंका थी और वह अपने जीवन के भय में था। पत्र धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य है, ध्यान रखिएगा। 32 के अंतर्गत ग्राह्य होगा। चलिए, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में अग्राह्य होता है यदि वह कैसे किया गया है? अपूर्ण है तब अग्राह्य होगा, मौखिक है तो ग्राह्य होगा, पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित है तो भी ग्राह्य होगा, संकेतों द्वारा अभिव्यक्त है तो भी ग्राह्य होगा। हमने बताया था आपसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन ग्राह्य नहीं है यदि वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो, है ग्राह्य। यदि वह मृत्यु के किसी संव्यवहार से संबंधित हो तब भी है। न्यायालय की राय में कथनकर्ता सक्षम नहीं है तब नहीं है ग्राह्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, न्यायालय की राय में यदि लगता है न्यायालय को भाई कथन जो किया गया है वह कथन जो पर्याप्त नहीं है या वो सक्षम नहीं है या मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं था जिस समय उसने किया था, तो वहाँ पे वह ग्राह्य नहीं होगा। ठीक है। चलिए, एविडेंस की धारा 32 के अंतर्गत एक व्यक्ति का कथन जो मर चुका है सुसंगत है। कब सुसंगत है? यदि वह किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के कारण के संबंध में है, ठीक है। यदि वह स्वयं की मृत्यु या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के कारण के संबंध में है। नेक्स्ट, यदि वह स्वयं की मृत्यु के कारण के संबंध में है। बिल्कुल, देखिए, जब डायन डिक्लेरेशन होता है किसके संबंध में होता है? जो कथन किया जाता है वो अपने स्वयं के, जो मर रहा है उसका कथन होना चाहिए, अर्थात उसके स्वयं का कथन होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं। इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है? तो पहले है देख लेते हैं। तो रतन गोंड वर्सेस बिहार राज्य ये है, पाड़ी बेन वर्सेस गुजरात राज्य ये भी है, सीताराम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य ये नहीं है, कौशल राव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य हमने ये केस बताया था आपको कौशल राव का, तो सीताराम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य ये नहीं है। ये कहाँ से है? ये आपका पुलिस की उपस्थिति में संस्वीकृति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजू देवाड़े वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय किससे संबंधित है? डायन डिक्लेरेशन से। नेक्स्ट, कौशल राव वर्सेस मुंबई राज्य का वाद एविडेंस के किस विषय से संबंधित है? तो डायन डिक्लेरेशन से संबंधित है, ये बताया था हमने। मृत्युकालिक घोषणा का प्रारूप क्या है? तो प्रारूप कुछ भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है उसका, तो तथ्यहीन है तो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम किसमें शामिल है? किसमें है? तो एविडेंस की धारा 32 में शामिल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृत्युकालिक कथन एविडेंस के अंतर्गत सुसंगत होने के लिए किसके सम्मुख होना चाहिए? ये भी हमने क्वेश्चन बताया था आपको। तो किसके सम्मुख? ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति, किसी के समक्ष किया जा सकता है। बट मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तो अन्य लोगों से की अपेक्षा उसका महत्व ज़्यादा होगा, ये भी हमने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मृत्युकालिक कथन पृष्ठांकित करने वाले डॉक्टर का परीक्षण नहीं होने से मृत्युकालिक कथन के साक्ष्यिक मूल्य पर हमेशा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, सही। हस्ताक्षर करने में असमर्थ पढ़े लिखे कथनकर्ता द्वारा मृत्युकालिक कथन पर हस्ताक्षर नहीं करने से मृत्युकालिक कथन की सत्यशीलता संदेहास्पद नहीं होती। ठीक है। जब मृत्युकालिक कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हों तो मृत्युकालिक कथन सुसंगत नहीं होगा ना, गलत है। सुसंगत तब भी होगा, कोई भी खड़ा हो, आप डीडी कर रहे हैं तो कोई भी खड़ा हो, सुसंगत होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखित कथन को मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने गया, जो बातें बताई उसके बाद मर गया, तो उसी एफआईआर को ही डीडी मान लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रथम सूचना प्रतिवेदन लिखाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता है, नहीं। साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है, अभी हमने आपको बताया है, साक्ष्य में कराया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? तो कौन सा वाद है? तो क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का वाद हमने बताया था। अब्दुल्ला का वाद कैसे है? 32 से कहाँ से संबंधित है? तो हमने बताया था संकेत जहाँ कर इशारे के रूप में जहाँ बताया जा रहा है, तो वो वाद, वो वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वादों में से कौन सा एक मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है? पहले कौन सा है देखते हैं। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला बिल्कुल है। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग अपर ये भी है। जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये नहीं है। रतन गौड़ वर्सेस बिहार राज्य ये भी है। तो ये ए बी डी ये है, बट सी नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन सी आपका इससे संबंधित नहीं है। जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो है एविडेंस की धारा 118 के अंतर्गत बालक साक्षी से संबंधित है। ठीक है। चलिए अब देखिए सुमेलित करने के लिए है। ठीक है। मृत्युकालिक कथन ये किससे संबंधित है? तो स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पार्थू से। हितवत साक्षी किससे? भग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। संस्वीकृतियाँ किससे संबंधित है? तो यह निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार में। विबंधन किससे संबंधित है? तो ये BL श्रीधर बनाम KM महारी रेड्डी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी सुमेलित करना है। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय कहाँ से है? 47। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया सुसंगत तथ्य का किया गया कथन जो मर गया है या मिल नहीं सकता कहाँ से है? 32 से। दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा चरित्र कहाँ से है? 53 से है। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ 22 से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अपनी पत्नी को यह बताकर कि प की पत्नी ने उसको देय भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया था, क अपने घर से जाता है। 2 दिन बाद उसका खंडित शव एक ट्रक में पाया जाता है। क की हत्या के लिए प के विचारण में क द्वारा उसकी पत्नी को दिया गया कथन क्या होगा? ये ग्राह्य है क्योंकि क की मृत्यु में परिणत हुए समव्यवहार की परिस्थिति से संबंधित है। ये किससे संबंधित है मैटर पूरा? ये पाकला नारायण स्वामी का वाद है, उसमें यह चीज़ बताया गया था। बरहामपुर गया था, ठीक है, पैसा लेने के लिए, आपको हमने बताया था ये चीज़ें। चलिए, जहाँ जलने के कारण एक मरणासन विक्षिप्त मस्तिष्क वाली विवाहित महिला के चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उसे तत्समय एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वस्थ घोषित किया गया था।
निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने कहा कि उसका अभिकथन विश्वसनीय नहीं है? किसमें कहा था? रविचंद्र वर्सेस पंजाब राज्य में। ये एपीओ का क्वेश्चन है, पूछा गया है, याद रखिएगा केस। नेक्स्ट, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद कहाँ से संबंधित है? ये मृत्युकालिक कथन से। मृत्युकालिक कथन कैसा हो सकता है? तो मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में हो सकता है, सभी प्रकार से हो सकता है। ये हमने बताया था आपको, यूपी एपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकथन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करे या अपराध गठित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार करे। उपरोक्त दृष्टिकोण प्रिवी काउंसिल के द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में व्यक्त किया गया? किसमें किया गया? पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के वाद में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ए के जन्म के तारीख निर्धारण हेतु सही है? तो ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था सुसंगत तथ्य है, तो ए इसका सही होगा। ठीक है, इसमें बाकी और सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन से एक न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन पर पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद निर्णीत किया था? तो किसने किया था? प्रिवी काउंसिल ने किया था। ये हमने बताया था, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रिवी काउंसिल का ये मैटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा? उस व्यक्ति द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट सही है। धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत उस व्यक्ति का लेखबद्ध कथन ठीक है। उस व्यक्ति द्वारा कार्यपालिकी मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन सही है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी सही होंगे। चलिए, एक वाद में एक साक्षी के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के उपरांत वादपत्र सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए वापस किया गया। उस न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व साक्षी की मृत्यु हो गई। उसकी अभिसाक्ष्य क्या है? धारा 33 के अंतर्गत ग्राह्य मानी गई। ठीक है, देखिए बताया गया है यहाँ पर कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत प्रश्नगत अभिसाक्ष्य ग्राह्य होगा। इस धारा के अंतर्गत किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित किया जा सकता है यदि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 32 पे पूरे क्वेश्चंस। आपको हमने पहले वीडियो दी 32 पे, पूरा बताया, समझाया आपको कि 32 है क्या। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा किया सेक्शन 32 तक। याद आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।